नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सम्राट अशोक के जो 14 राज्य आदेश थे वो जो शिलालेखों पर थे, तो उन शिलालेखों का क्या नाम था? उन शिलालेखों का वृत्त शिलालेखों के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे। लेकिन उनसे जो अभी साक्ष्य, जो अभिलेख जो बच गए थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर ही करे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से शिलालेखों से, कौन से जो उनके वृत्त शिलालेख थे, उनके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य का टॉपिक 5, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जानकारी दी। जितना भी वीडियो के माध्यमों से कवर होगा वो मैं उतना कवर करूंगा, जो इनसे बच जाएगा वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण और प्रमुख घटित घटनाओं से ही उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, चाहे वो कोई से भी शासक हो, जो घटी थी, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य टॉपिक 5। इसमें क्या है? अशोक के वृत्त शिलालेख जो पिछली वीडियो में रह गए थे। कौन सा? 12वां शिलालेख, अशोक का 12वां शिलालेख। इसमें हमें क्या जानकारी देते हैं कि इसमें 4 उपाय, क्या सम्राट अशोक ने इसमें 4 उपाय और व्यवहार, 4 उपाय धार्मिक व्यवहार, धार्मिक सहिष्णुता के अपनाने की सलाह दी है। क्या इसमें सलाह दी गई है कि आप 4 उपाय और धार्मिक सहिष्णुता को, है क्या ना, सही सहिष्णुता को अपनाने की सलाह दी गई है। इसमें क्या है? इतिजा, इसमें उल्लेख जो किया गया है सम्राट अशोक के द्वारा, कौन सा शिलालेख है? ये 12वां वृत्त शिलालेख है, जिसमें इतिशा का महामात्य यानी स्त्री महामात्य की चर्चा की गई है, जो कि इस शिलालेख के अंतर्गत बहुत प्रमुख बात है, जो कि पेपरों में पूछी जा सकती है। तो क्या स्त्री महामात्य है? इतिजा का जो महामात्य है उसका मतलब है स्त्री महामात्य है। इसमें उसकी चर्चा की गई है। और क्या कही है? ब्रज भूमिक यानी चरागाह का अधिकारी, ब्रज भूमिक चरागाह का अधिकारी की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। तो ये कौन सा शिलालेख था? ये अशोक जी का 12वां शिलालेख था। बात करते हैं 13वें शिलालेख की। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का वर्णन करता है। क्या करता है? इसमें सम्राट अशोक जी के द्वारा जो वर्णित है वो क्या है कि कलिंग विजय का वर्णन है। और यह कलिंग विजय कब की थी? तो ये अपने शासन के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या फिर राजा बनने के 8वें वर्ष कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जिसमें इनका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय कलिंग में 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में और 1.5 लाख कैदी बनाए गए थे। तो इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। तो इसमें है ये उल्लेख 13वां वृत्त शिलालेख के अंतर्गत ये वर्णन किया हुआ है। यवनों को छोड़कर, इसमें एक प्रमुख बात यह है शिलालेख की कि इसमें यवनों को छोड़कर यानी यवन जो प्रदेश है उसमें ब्राह्मण नहीं रहते, ब्राह्मण श्रवण नहीं रहते, ब्राह्मण श्रवण नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते? यवनों को छोड़कर कोई स्थान नहीं था जहां ब्राह्मण श्रवण नहीं रहते। यानी कि यहां पर तो ब्राह्मण श्रवण नहीं थे, लेकिन बाकी हर जगह ब्राह्मण मिलते थे। इसी शिलालेख में चर्चा, क्या मैं जो अभी बोला था कि 8 वर्ष राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग में इन्होंने विजय प्राप्त की थी सम्राट अशोक ने, जिसमें 1.5 लाख कैदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। सीमांत प्रादेशिक, क्या सीमांत प्रादेशिक, जो इनके सीमांत प्रदेश के जो इनके जो क्षेत्र था उसका जो राज्य था 600 योजन था। इसमें जो और वर्णित किया गया है 3रे वृत्त शिलालेख में 600 योजन था। और यवन राजा, क्या यवन राजा अंतियोग
इसमें उल्लेख है, और किसका उल्लेख है? तुर्मीय, अंतेकन, मग, अलिक समुद्र, क्या ये सीमांत प्रदेश के राज्य और राजा हैं जिनका उल्लेख इस 13वें वृहत शिलालेख के अंतर्गत सम्राट अशोक ने किया था। दक्षिण में क्या था? दक्षिण में सम्राट अशोक के समय पर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी और आठवीं को क्या दक्षिण में इन्होंने चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी राज्य थे। इसमें सम्राट अशोक आठवीकों को धमकी देते हैं। क्या? आठवीकों को धमकी देते हैं। आठवीकों की जो सेना थी वन्य जीवों से बनी सेना थी। ये 13वें शिलालेख के अंतर्गत सम्राट अशोक की वर्णित वाक्य हैं। ठीक है, इसकी सेना में वन्य जीवों से बनी थी, उनको धमकी देते हैं। यवन, कंबोज, नबपति, नाविकों और भाजों, आंध्रों और पुलिंदों, ये सभी को धम्म का अनुशासन मानते हैं। ये उस समय जो इसमें वर्णित है, मैं हर बार के आपको यही जानकारी दूंगा, ये 13वां शिलालेख है जिसमें इतनी सारी चीजें वर्णित हैं कि उसमें यवन, कंबोज, नबपति, नाविकों, यानी नबपति और नाविकों में भाजो, आंध्र प्रदेश और पुलिंदों सभी को धम्म अनुशासन मानने के लिए सम्राट अशोक ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने धम्म अनुशासन मानते भी थे। सम्राट अशोक का इतना ज्यादा बड़ा साम्राज्य था कि उनके साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोग धम्म अनुशासन मानते थे। ठीक है, 14वां शिलालेख, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें उन्होंने क्या चीज कही थी? इसमें उन्होंने कहा था बहुत ही छोटी चीज जो कि पेपरों में पूछी जा सकती है कि मैं आगे भी, सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं आगे भी लेख खुदवाऊंगा। यानी कि 14वें वृहत शिलालेख में सम्राट अशोक यह बोलते हैं कि मैं आगे भी इसी प्रकार के लेख जो कि मैंने जारी कर चुका हूं, मैं और भी खुदवाऊंगा। क्यों खुदवाऊंगा? क्योंकि लेखों में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, यानी लेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, गड़बड़ी, ठीक है, उसमें यह बाधा ना हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इसलिए इन्होंने 14वां वृहत शिलालेख के अंतर्गत ये चीज वर्णन करी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको जो सम्राट अशोक के वृहत शिलालेख थे जो 14 थे, उनके बारे में हमने चर्चाएं की, उनके बारे में हमने जाना कि उनके अंतर्गत पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम जो बातें करेंगे वो करेंगे, जानेंगे पृथक वृहत शिलालेख। पृथक यानी कि पृथक मतलब अलग, पृथक अलग, अलग वृहत, वृहत माने गोला भी होता है, वृहत माने एक तरह से पड़ा भी, शिला माने चट्टान होती है, आप सभी जानते हैं। तो एक अलग तरीके वाला वृहत शिलालेख। ठीक है, इनकी संख्या क्या थी? सम्राट अशोक ने इनकी संख्या 2, पृथक, याद रखना, पृथक वृहत शिलालेख सम्राट अशोक जी के द्वारा 2 थी, उनकी संख्या 2 थी, जो अभी तक की खोजी गई इतिहासकारों के द्वारा संख्या 2 बताई गई है, जो कि इतिहासकारों ने खोजा था। क्या? कि पृथक शिलालेखों की संख्या 2 है और ये 2 स्थानों से मिले थे। वो स्थान कौन कौन से थे? तो वो स्थान थे धौली और जोगढ़, जो यहाँ से हमें मिलते हैं। लेकिन दोनों शासनों के ये कब जारी किए थे सम्राट अशोक ने? तो ये अपने राजा बनने के या फिर अपने राज्यारोहण के 16वें वर्ष, कब? शासन के 16वें वर्ष ये जारी किए थे। यानी इनको जारी करने का जो समय है वो 16वां वर्ष है कि 16 वर्ष में इन्होंने पृथक वृहत शिलालेख जारी किए थे। अब हम बात करते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि सम्राट अशोक ने और कौन से शिलालेख जारी किए थे। तो वो थे प्रथम पृथक वृहत शिलालेख, प्रथम पृथक वृहत शिलालेख। अभी हमने पूछा कि इनकी 2 संख्या थी। अब पहले वाले पृथक शिलालेख में कौन कौन से वाक्य या कौन कौन सी चीजें सम्राट अशोक ने वर्णित करी थी या फिर वो कराई थी, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी उनके बारे में जानते हैं। जैसे
प्रियदर्शी। देखो प्रियदर्शी जो है वो सम्राट अशोक का नाम था, लेकिन असलियत में क्या है कि सम्राट अशोक का नाम तो अशोक ही था, प्रियदर्शी उनकी उपाधि थी, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में इन्हें प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रियदर्शी द्वारा यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा जनजातियों को संबोधित और आटविकों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। कौन से इसमें? प्रथम पृथक वृहत शिलालेख में प्रियदर्शी द्वारा जनजातियों को संबोधित करना, जो कि जंगलों में रहती थी जातियां, और आटविक ये भी एक जनजाति थी। ठीक है, आटविकों की इसमें चर्चा की गई है, और इसमें उन्होंने एक चर्चा की है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। इसके अंतर्गत पृथक वृहत शिलालेख में कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, धम्म का पालन करना, धम्म का पालन न करने पर मैं दंड भी दूंगा। इसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि जो लोग धम्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो आटविक हैं ये एक तरह से उग्रवादी विद्रोही टाइप की जनजाति थी जो कि संघर्ष करती थी। ठीक है, तो इनको सम्राट अशोक ने इनको भी मानने के लिए मजबूर किया था, धम्म मानने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि धम्म का पालन ना करने पर मैं दंड भी दूंगा। उनकी भलाई के लिए, इन लोगों की भलाई के लिए सम्राट अशोक ने क्या, अंत्य महामात्र को भी भेजूंगा। यानी अगर कोई धम्म को नहीं मानता ये जनजातियों में, तो उन्होंने कहा मैं अंत्य महामात्र को भी भेजूंगा। ये क्या करेंगे? ये हर 5वें वर्ष यहाँ का दौरा करेंगे। क्या सम्राट अशोक ने इनको संबोधित करते हुए इस पृथक वृहत शिलालेख में ये चीजें वर्णित करी कि हर 5वें वर्ष ये दौरा करेंगे। 5वें वर्ष दौरा कौन करेंगे? अंत्य महामात्र। लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में ये जो महोदय हैं अंत्य महामात्र, ये उज्जैन और तक्षशिला में तीसरे वर्ष करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर एक तरीके से ये भी बन सकता है कि प्रथम वृहत शिलालेख में हर तीसरे वर्ष कौन दौरा करेंगे, या फिर उज्जैन और तक्षशिला में किस वर्ष दौरा किया जाए करेगा इनके द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, इन्होंने जनजातियों को संबोधित और आटविकों की चर्चा करने के बाद कहा कि मैं अंत्य महामात्र को भेजूंगा जो हर 5वें वर्ष दौरा करेंगे, लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में ये तीसरे वर्ष ही दौरा करेंगे, हर तीसरे वर्ष। तो प्रथम पृथक वृहत शिलालेख के अंतर्गत ये वाक्य सम्राट अशोक जी के द्वारा वर्णित किए गए हैं। दूसरा पृथक वृहत शिलालेख, क्या दूसरा पृथक वृहत शिलालेख, इसमें क्या है? तोसली यानी कि धोली, संपा यानी जोगड़, ये राज्य के भाग थे। राज्य 5 भागों में बटा था। सम्राट अशोक का जो राज्य था वो 5 भागों में बटा था। तोसली जो है ये कलिंग की राजधानी भी थी। ठीक है, ये 5 भागों में बटा था और 5वां भाग था वो कलिंग ही था। क्या? कलिंग ही था और इसकी राजधानी तोसली थी। क्या इसमें जो हमें जो जानने को लिए जो हमें मिला दूसरे पृथक वृहत शिलालेख में, हमें यह मिला कि तोसली संपा, ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत थे। सम्राट अशोक का राज्य 5 भागों में विभक्त था और 5वां भाग कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। तोसली और संपा में सम्राट अशोक ने नगर व्यवहारिक की नियुक्ति की थी, एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यहाँ पर किसमें करी थी? वो तोसली और संपा में नगर व्यवहारिक की नियुक्ति करी थी, जो कि धम्म की सफलताओं का निरीक्षण करेगा। ये एक निरीक्षण करता थे। कौन थे? नगर व्यवहारिक। ये देखते थे कि किस प्रकार जो धम्म है वो प्रजा में किस प्रकार से लागू हुआ। कहाँ? तोसली और संपा में, कि कौन कौन लोग धम्म का अनुशासन मानते हैं। तो ये उनका निरीक्षण करने वाले थे, है ना, और समस्याओं को दूर करेंगे। ये बातें क्या की है? ये जो क्या इन्होंने जो नगर व्यवहारिक थे ये समस्याओं को भी दूर करते थे। ये बातें कहां पर हैं? तो दूसरा पृथक वृहत शिलालेख के अंतर्गत ये चीजें वर्णित हैं। अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे सम्राट अशोक के ही बारे में, कि सम्राट अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ माने
कोई भी पिलर, खंबा, स्तंभ मतलब खंबा, शिलाओं का खंबा, उस पे जो लेख उत्कीर्ण है, यानी कि एक प्रकार से क्या में थमले टाइप में होते थे, स्तंभ होते थे, पिलर, पोल, ठीक है, उन पे जो कुछ शब्द उत्कीर्ण करे जाते तो उन जो लेख लिखे जाते थे, जो वाक्य लिखे उनको लेख बोला जाता, जो उनके ऊपर लिखे, तो इसलिए इनको स्तंभ लेख कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। क्या? सम्राट अशोक ने 7 स्तंभ लेखों का 7 स्तंभ लेख लिखे, जिनकी संख्या 7 है, लेकिन यह 6 स्थानों से मिले हैं। क्या? ये 6 स्थानों से मिले हैं, जो कि पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के स्तंभ, जो कि क्या कहते राजमिस्त्री द्वारा भी आजकल क्या कहते हर मकान के बरामदे या द्वार के आसपास बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाषाण यानी पत्थरों के बने हुए स्तंभ थे, उन पर ये लेख उत्कीर्ण थे। इनके स्थान कौन कौन से, कहां कहां से ये हमें मिले? तो ये मिले दिल्ली के टोपारा, दिल्ली मेरठ और रामपुरवा, यानी कि 2 जो लेख हैं वो दिल्ली टोपारा में मिले हैं, दूसरा दिल्ली मेरठ में मिला है, तीसरा रामपुरवा में मिला है, और चौथा लोरिया नंदनगढ़ में, और 5वां लोरिया अरेराज में। क्या? लोरिया अरेराज में, और छठा जो मिला वो कौशाम्बी, कौशाम्बी मथुरा। ठीक है, ये हमें ये इनके 6 स्थानों से 7 स्तंभ लेख मिले हैं। इनमें क्या क्या चीज वर्णित है जो कि पेपरों में पूछी जाएंगी, या फिर ये समझ लीजिए जो सम्राट अशोक ने इनमें क्या क्या चीजें वर्णित करी थी कि जो जनता को संबोधित करें, यानी कि जो जनता के लिए आदेश, अनुशासन या कोई भी ऐसे वाक्य जो सम्राट अशोक ने दिए थे वो इन पे उत्कीर्ण हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रथम पहला स्तंभ लेख, यानी प्रथम स्तंभ लेख में सम्राट अशोक जी ने क्या कहा था कि धम्म अनुशासन, धम्म अनुशासन के लाभों को बताया था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें केवल यही है प्रथम स्तंभ लेख में कि धम्म अनुशासन को होने वाले लाभों को सम्राट अशोक यानी प्रियदर्शी ने बताया था। इसमें केवल हमें यही जानकारी। दूसरा स्तंभ लेख हमें क्या जानकारी देता है? दूसरा स्तंभ लेख जो जानकारी देता है वो देता है इसमें धम्म की परिभाषा बताई गई है। इसमें बताई है धम्म की परिभाषा। ये धम्म की परिभाषा जो मैंने आपको बताया कि धम्म में अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करने के लिए सम्राट अशोक ने कुछ नियम बनाए थे, इसलिए इसे आचरण संहिता भी कहा जाता है। तो क्या है इसमें? आचरण संहिता। दूसरे कहां से मिला ये हमें? दूसरे स्तंभ लेख से हमें धम्म की परिभाषा बताई सम्राट अशोक ने, और यह एक आचरण संहिता है, यह जानकारी हमें इससे मिलती है। तीसरा स्तंभ लेख, तीसरा स्तंभ लेख में क्या क्या है? इसमें है कि कौन कौन से कार्यों से, कौन कौन से जो कार्य हैं, यानी कौन कौन से कार्य, कार्य जो पापनीय हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पापनीय हैं, इनसे बचना धम्म है। यानी इनसे बचना क्या? धम्म है। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि मनुष्यों को ऐसे कार्य जिनसे कुछ कोई भी पाप होता हो, यानी कि एक प्रकार से मनुष्य द्वारा किसी का हिंसा ना की जाए, अहिंसा पे बल दिया जाए, किसी निर्दोष को किसी भी तरीके की कोई सजा ना मिले, या फिर किसी की निर्दोष की, निर्जीव की हत्या ना हो, तो उसमें क्या है? वो पाप में से बचने का इन्होंने धम्म बताया कि भाई इन चीजों से बचेंगे तो ये धम्म है। ठीक है, कौन से में? तीसरे स्तंभ लेख में बताया गया है। चौथा स्तंभ लेख, चौथा स्तंभ लेख जो हमें बताता है, जो हमें जानकारी देता है, वो ये देखता है कि इसमें अशोक जी ने रजुकों, रजुक अधिकारियों के कार्य को सौंपने का उल्लेख किया। मैंने आपको बताया धम्म, धम्म के लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, जैसे कि रजुक थे, रजुक थे, प्रियदर्शक थे, महामात्र, अंत्य महामात्र, तो ये उनमें से एक अधिकारी हैं रजुक। इनके कार्यों को इन्होंने उल्लेख किया है। किसमें क्या है? ये चौथा स्तंभ लेख में उल्लेख, इनके कार्यों को बदलकर, एक तो सबसे पहला कि इसमें उनके कार्यों को सौंपने का उल्लेख है, फिर बाद में जो इन्होंने उल्लेख किया है इसमें, तो वो क्या है कि इनके कार्यों को बदलकर, कुछ समय पहले इनको रजुकों को यही कार्य उन्होंने सौंपे थे,
और उसके बाद में 26वें वर्ष ये कार्य इन्होंने बदल दिए, यानी कि अब वो रजुग ना होकर न्यायिक अधिकारी बना दिए। कौन से? न्यायिक अधिकारी, न्याय करने वाले अधिकारी बना दिए, जो कि जनता को उन्होंने प्रजा को उन्होंने सौंप कर निश्चित हो जाऊं। तो सम्राट अशोक इस स्तंभ लेख में कहते हैं कि मैं अब न्यायिक अधिकारियों को जनता को सौंपकर निश्चित हो गया हूं। ठीक है, सौंपकर निश्चित हो गया हूं। इसमें एक चीज का और वर्णन क्या है, वो क्या है? कीर्ति दंड। सम्राट अशोक ने कीर्ति दंड का भी इसमें उल्लेख किया है, जैसे कि सजा प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय, कीर्ति दंड जो होता है ये 3 दिन का, सजा प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन का समय होता है जो उस समय दिया जाता था। ठीक है, ये कौन से अभिलेख में है? ये चौथा स्तंभ लेख में ये चीजें वर्णित हैं। पांचवें स्तंभ लेख में इसमें जीव रक्षा अधिनियम, सम्राट अशोक ने इसमें क्या करा था कि जीव रक्षा अधिनियम बनाया। क्या? जीवों की रक्षा करने के लिए एक नियम बनाया था कि भाई अब हम जीवों की रक्षा करेंगे, उसके लिए एक नियम बनाना चाहिए। तो इन्होंने अपने रसोई घर में भी पशु पक्षियों की हत्या नहीं, क्या पशु पक्षियों को ना मारा जाए। इन्होंने अपने रसोई घर में भी ये चीज बोल दी, अपने खाने के वक्त जो कि राज परिवार का भोज था उसमें जो पशु पक्षी मरते थे उनके लिए भी इन्होंने अपने रसोई में ये चीजें बोल दी कि किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारा जाए। कौन से दिन? यानी कि बुध का दिन। इसमें और क्या चीजें वर्णित है? बुध का दिन, अशोक का राज्यारोहण, यानी जिस दिन सम्राट अशोक का राज्यारोहण हुआ था, यानी कि वो सिंहासन पर बैठते थे या राजा बने थे। तिस का नक्षत्र, तिस जो इनको दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में, उनका नक्षत्र है ना, तिस नक्षत्र पूर्णिमा और चतुर्मासी पूर्णिमा का दिन। ये क्या है कि एक दिन इन्होंने निश्चित किया कि किस दिन, यानी बुद्ध के जन्मदिन, अशोक के राज्यारोहण और 30 नक्षत्र पूर्णिमा, चतुर्मासी पूर्णिमा का दिन। इसमें क्या है, ये एक दिन ऐसा था जिस दिन रसोई घर में किसी भी पशु पक्षी की हत्या ना की जाए। ठीक है, उस दिन क्या करते थे ये? उस दिन कैदियों को मुक्त किया जाता था। कौन सा लेख है ये? पांचवा स्तंभ लेख है। जिस दिन ये दिन जब भी होंगे उस दिन उसमें ये कार्य घटित होंगे, इसलिए ये पांचवें स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने उत्तीर्ण कराए कि भाई कि कौन कौन से दिन क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये सम्राट अशोक द्वारा पांचवें स्तंभ लेख में वर्णित है। छठा स्तंभ लेख, छठे स्तंभ लेख में सभी धर्मों के प्रति उदार, क्या? सभी धर्मों के प्रति उदार, यानी एक समान व्यवहार होना चाहिए और परिषदों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जो उनकी परिषद थी, सभी धर्मों की एक तरीके की जो परिषद थी, उन सभी को अपने विचार रखने की या जो भी कोई कार्य वो करें या धार्मिक कार्य करें, उनको उन चीज की सुविधा या स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये छठे स्तंभ लेख में इन्होंने वर्णित किया है। सातवां स्तंभ लेख, सातवें स्तंभ लेख जो कि यह दिल्ली टोपारा पर है, दिल्ली टोपारा से ही मिला था इसलिए इसे दिल्ली टोपारा। यह अशोक जी के स्तंभ लेखों में, अशोक जी के स्तंभ लेखों में सबसे लंबा लेख है। क्या है? सबसे लंबा लेख। इसकी खासियत है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें कि यह दिल्ली टोपारा पर है। दूसरा, यह सबसे लंबा लेख है। दूसरा, ये इसका जो समय है वो 27वें वर्ष का है। क्या? जो समय है वो शासन के 27वें वर्ष का है। इसमें क्या कहा सम्राट अशोक जी ने कि सभी जगह चिकित्सा होनी चाहिए, सराय हों, कुएं हों, यात्रियों के विश्राम के लिए सराय हो, पानी पीने के लिए हो, और कल्याण के सभी कार्यों की इसमें सूचना दी गई है। क्या? कल्याण के सभी कार्यों के सूचनाएं इस सातवें स्तंभ लेख में दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने जो अभी तक जो जाना, जो हमने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, वो ये लिया था कि सम्राट अशोक जी ने सबसे पहले जो वृत्त शिलालेख में के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, और प्रथम पृथक
पृथक शिलालेखों के अंदर क्या क्या चीजें थी, ठीक है। उसके बाद में स्तंभ लेखों पर क्या क्या चीजें थी, उनके अंतर्गत अब कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी स्तंभ लेख थे उन सभी के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।